कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है हम पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करने वाले हैं, जो कि उत्तराखंड एलटी और लेक्चर दोनों ही एग्जाम्स के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये हम जो आज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए और एक एक चीज़ मेरे साथ करते चलिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एक तरह से आप इसको प्रैक्टिस सेट मान लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास वो है फ्रेंड्स, आप देखते चलिए इसको। अच्छा अध्यापक वह है, पहला, जो मेधावी व परिश्रमी है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। तीसरा है, सदा सादा जीवन व्यतीत करता हो। और चौथा है, अपने विषय में प्रवीण हो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि विद्यार्थियों से उसको सच्ची लगन या उसके अंदर विद्यार्थियों की हेल्प करने की एक सच्ची लगन उसके अंदर होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण एक अच्छे अध्यापक के अंदर होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, किंडरगार्टन जो स्कूल्स हैं उनका सबसे पहले किस देश में इसका इनको ओपन किया गया था, इनको खोला गया था। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी या फ्रांस। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है आप सभी ने दे दिया होगा आंसर। इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। मैंने आपको बताया था कि जो किंडरगार्टन विधि है उसके जन्मदाता कौन है, फ्रोबेल, जो सॉरी, गलत हो गया, जर्मनी के फ्रोबेल। ठीक है, तो जो जर्मनी से थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जर्मनी के थे फ्रोबेल। ओके, जिन्होंने किंडरगार्टन यानी कि जिन्होंने बोला था कि जो बच्चा है वो एक खेल, जो स्कूल है वो एक खेल के बगीचे की तरह होना चाहिए, और बच्चा जो है वो एक फूल की तरह है, जिसको जो है वो टीचर रूपी माली क्या करता है, सींच कर एक तरह से बड़ा करता है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि यानी कि एप्टीट्यूड है। यह विचार किसका था। तो ऑप्शन में है रूसो, दूसरा है मारिया मोंटेसरी, तीसरा है मैकडोनल, और चौथा है डी टीपी नन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, यानी कि जो ये विचार है ये टीपी नन का है। विचार कह लीजिए, स्टेटमेंट कह लीजिए, तो ये उनका स्टेटमेंट है, टीपी नन के द्वारा दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास अभिप्रेरण एक। अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है, एक भौतिक अवस्था है। सेकंड है एक सहज अवस्था है। थर्ड है आपका एक नैसर्गिक अवस्था है। और चौथा है एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि जो अभिप्रेरण है मैंने बताया था उसको कि जो अभिप्रेरण यानी कि जो मोटिवेशन होता है वो अंदर से आना चाहिए। और वो कहाँ से आता है, वो दो प्रकार से होता है। एक तो आंतरिक होता है, जिसको जो कि हम नेचुरली जो है आता है। एक जो स्टिमुलस के थ्रू जो है वो लिया जाता है, मतलब उसको स्टिमुलस के थ्रू निकाला जाता है बच्चे के अंदर से। तो इस प्रकार से दो प्रकार से अभिप्रेरण होता है, और ये दोनों ही क्या है, एक तरह की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। तो पहला है समाज के सभी वर्गों का, दूसरा है आदर्श परिवार का, तीसरा है मनुष्य के व्यक्तित्व का, और चौथा है छात्र व छात्राओं का। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है आप लोगों ने सबने आंसर कर दिया होगा। इसका सही आंसर है समाज के सभी वर्गों का, क्योंकि जितने भी वर्ग समाज के अंदर हैं वो उन सभी का जो है वो कल्याण शिक्षा के माध्यम से होता है। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक समाज का कोई भी वर्ग जो है उसका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि समाज के प्रत्येक वर्ग में जो है वो शिक्षा के माध्यम से ही बच्चे पढ़कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सभी सभी जो वर्ग हैं उनका कल्याण, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर है, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर जो है वो सक्सेस तभी मिलेगी जबकि वहाँ पर शिक्षा का जो माध्यम है वो उचित होगा, उस देश की शिक्षा जो है वो प्रगतिशील होगी। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, बच्चों में स्व अनुशासन की जो भावना है वह किस प्रकार से पैदा की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसके जो ऑप्शंस है वो नेक्स्ट पेज में है। तो बताइए, इसके तो आपको उत्तर दिख गया होगा। तो इसमें पहला है कि उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, दूसरा है उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, तीसरा है अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर, और चौथा है उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ बताकर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन भी है उसमें है कि उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर जो है इस प्रकार से जो है उनका वो किया जा सकता है। और प्रश्न के उत्तर क्या था कि स्व अनुशासन, यानी कि उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन। तो फ्रेंड्स, जब भी यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन की बात आए या बच्चों को किसी प्रकार के बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो उसमें हमें ये चीज़ सबसे पहले देखनी होती है कि बच्चा उस कार्य में स्वयं से एक्टिव है कि नहीं है। अगर बच्चा जो है उस काम में स्वयं से एक्टिव है, तो इसका मतलब कि वो ऑप्शन सही ही होगा, क्योंकि जो है वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में का जो मेन एक क्या कह सकते हैं, एक उसका मेन तत्व है वो यही है कि बच्चा जो है वो उस क्रियाशील होना चाहिए। और साथ के साथ अगर बच्चा अनुशासनहीन है तो उसको किसी भी प्रकार की जो है जिम्मेदारी सौंप कर उसको सही लाइन पर लाया जा सकता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो उदंडी बच्चे होते हैं उनको अगर क्लास के अंदर किसी प्रकार की जिम्मेदारी दे दी जाए तो उसके बाद वो अनुशासनहीनता नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए जो है हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, यानी कि प्रायोरिटी देंगे। तो पहला है वैज्ञानिक विचारों को, विषयों को। सेकंड है वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को। तीसरा है उच्च विचारों को। और चौथा है आस्था को। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो? तो भाई इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बात हो रही है वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, और जो कि ये जो चीज़ है ये एनसीएफ के अंदर भी बोली गई है, और जो हमारे प्रेम्बल है उसमें भी जो है, और जो हमारा प्रेम्बल नहीं, हमारा जो संविधान है उसके जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंदर भी ये बात बोली गई। जो कर्तव्य हैं हमारे संविधान के अंदर दिए गए हैं उसके अंदर भी ये बात बोली गई है कि हम क्या करेंगे, बच्चों के अंदर साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करने का हमारा एक तरह से कर्तव्य है। तो इसीलिए अध्यापक के रूप में भी आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है कि आप उसके अंदर से जो है अंधविश्वासों को, कुरीतियों को, किसी भी प्रकार की ऐसी बातें जो कि विज्ञान और तार्किकता के पैमाने पर खरी नहीं उतरती है, उन सबको बच्चे के दिमाग से आप बाहर निकालेंगे और उसके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विचारधारा पैदा करेंगे। समझ गए ना? हर चीज़ के पीछे बच्चा जो है स्वयं का दिमाग इस्तेमाल करे, स्वयं का लॉजिक इस्तेमाल करे, इस प्रकार के उसके अंदर अप्रोच डेवलप करेंगे, ना कि वो किसी के कहने पर चले या किसी के विश्वास या किसी के मत के अनुसार वो काम करेगा। ओके, तो इसी को हम कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि जो बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक शिक्षा, इसका आधार मनोवैज्ञानिक है। इसका आंसर बताना है हमें। इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्रों को प्रधानता दी जाती है। इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है। इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है और इसमें हस्तशिल्प को प्रधानता दी जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि बुनियादी जो शिक्षा है उसके अंदर क्या क्या बोला था गांधी जी ने कि क्या किया जाएगा, हस्तशिल्प शिक्षा को प्रधानता दी जाती। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि हस्तशिल्प को प्रधानता देने का मतलब है कि विद्यार्थियों को पाठ्य जो विषय हैं उनकी अपेक्षा छात्रों को ज़्यादा प्रधानता दी जाए, यानी कि छात्रों पे फोकस होगा, वहाँ पर ये नहीं होगा कि पुस्तकों के ऊपर जोर है। ओके, यानी कि जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर होगी, ना कि आपके पाठ्यक्रम से संबंधित होगी या करिकुलम सेंटर होगी। तो इसी इसी को जो है या कहते हैं हम कि मनोवैज्ञानिक अप्रोच या साइकोलॉजिकल जो अप्रोच कहते हैं वो इसी को कहते हैं। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, शिक्षण क्या है? तो इसके जो चार ऑप्शन हैं वो हैं, एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है या एक तपस्या है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि शिक्षण एक कौशल है ना। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि शिक्षण के अलग अलग प्रकार के जो हैं कौशल हमने डिस्कस किए हैं। आप लोगों को मैंने ये इसके लिए जो है कई जो शिक्षण विधियों वाला वीडियो था उसके अंदर जो है वो अलग से सेपरेट इनके बारे में, शिक्षण कौशलों के बारे में डिस्कस किया है। तो इसीलिए जो है एलटी के जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी जो है वो लेक्चरर के जो टीचिंग एप्टीट्यूड्स हैं उसके सिलेबस से मैच खाते हैं, तो वो मैं ऑलरेडी उनके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। और बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में डिस्कस किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है कि वो सबको समझ में आते हैं। जैसे कि अगर एक टॉपिक है उसके अंदर की परिपक्वता, यानी कि मेच्योरिटी। अब भाई परिपक्वता में क्या आप क्या पढ़ाना है उसमें उसमें तो जो है वो नेचुरल सी अंडरस्टैंडिंग सी बात है, और कोई भी चीज़ उसको आप पढ़कर समझ सकते हैं। तो ऐसे ही टॉपिक जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं जो कि समझने योग्य हैं। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। यहाँ पर जो है वो स्वयं जो है अध्यापक का जो चरित्र होता है उसमें उसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है छात्रों के चरित्र निर्माण में, क्योंकि जो है छात्र जो हैं वो अध्यापक को क्या करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसको एक आदर्श के रूप में मानते हैं और उसी के अनुसार जो है वो अपने आप को भी ढालते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं। तो पहला है संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। सेकंड है शिक्षा को रोजगार से संबद्ध करना। थर्ड है शिक्षा द्वारा समान अवसर देना। और चौथा है शिक्षा को डिग्री से विच्छेदित करना। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए हमने डिस्कस किया कि संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य हैं। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, जो शिक्षण अभियोग्यता या शिक्षण अभिरुचि जिसको कहते हैं, उसका क्या अर्थ है। तो आप लोगों ने सबने सही आंसर कर दिया होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि आपके अंदर शिक्षक बनने योग्य अपेक्षित योग्यताएं हैं कि नहीं है, यही इसका मतलब है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके अध्ययन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करते हैं तो आप क्या कर लेंगे, उसमें से इन ऑप्शनों में बताइए आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है, मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि हम क्या करें, उस चीज़ को स्वीकार करें। क्योंकि आपके अध्यापन में अगर कोई त्रुटि है और कोई छात्र जो है उसको इंगित कर रहा है कि सर यहाँ पर ये गलत है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो आपको एक तरह से फीडबैक मिला है, उसको आपको अपने ईगो पे बात नहीं लेनी है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे को जो है वो डांट डपट के बिठा दिया। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले है कि उस चीज़ को स्वीकार करें, उसके बाद जो है उसको कहें कि भाई मैं इस टॉपिक के अंदर थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो मैं इसको नेक्स्ट जो डे है वो उसको क्लियर करके आपके बीच में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये एक अच्छे टीचर की पहचान होती है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षण की परियोजना पद्धति। परियोजना पद्धति यानी कि जो प्रोजेक्ट मेथड है, तो वो प्रोजेक्ट मेथड क्या है, इनमें से बताइए। तो ये तो सिंपल सा आंसर है, ये तो आप मेरे ख्याल से बता देंगे कि वो क्या होगा, एक बाल केंद्रित होगा, यानी कि चाइल्ड सेंटर होगा। क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वहाँ पर जब काम दिया जाता है किस में, समूह में सब लोग काम करते हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं और उसमें एक्टिव भी रहते हैं। तो ये सारे काम जब हो रहे हैं तो इसका मतलब प्रोसेस कैसी है, बाल केंद्रित है। ओके, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक स्तर पे सारे जो हैं वो मानदंडों को पूरा कर रही है, तो इसलिए वो कैसी हो गई, फिर बाल केंद्रित हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों में और क्या सिखाना चाहिए। तो ज्ञान के अलावा क्या सिखाना चाहिए, तो इसमें देखिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करे, विपरीत परिस्थितियों में संयम संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग, या ये सभी। तो इसका आंसर तो सब जानते हैं कि क्या होगा, ये सभी ही होगा, क्योंकि ये सारे चीज़ें जो हैं वो एक तरह से पॉजिटिव वर्ड्स हैं। आगे चलते हैं। अध्यापक का वास्तविक कार्य है छात्रों को पढ़ने में लगाना, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना। तो यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इसमें आ गई वो है सर्वोन्मुखी, क्योंकि हालांकि इस ऑप्शन के अंदर भी आया है कि छात्रों को प्रेरित करना, लेकिन ज़्यादा बेटर, सबसे बेटर जो ऑप्शन है वो हमको देखना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आ गया कि सर्वमुखी विकास करना। तो जहाँ पर भी सर्वमुखी आ गया तो वहाँ पर फिर उस और कोई ऑप्शन की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों में की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए। पहला है बच्चों में सही आदतें डाली जाएं, पर बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए, और चौथा है बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो सबसे आवश्यक क्या है इसमें से बताइए। तो आप लोगों ने सही आंसर सबने कर दिया होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, सर्वांगीण विकास है, क्योंकि उसी के अंदर जो है वो सारी चीज़ें आ जाती है, उसका व्यक्तित्व निर्माण से लेकर पढ़ाई में उसका उसको आगे बढ़ाना, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती है सर्वांगीण विकास के अंदर। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है, रियल एक्सपीरियंस किसके माध्यम से दिए जाते हैं, इनमें से बताइए। तो मेरे ख्याल से सबने आंसर कर दिया होगा,
जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर जो हम भ्रमण पर बच्चों को ले जाते हैं तो जो ईवीएस होती है फ्रेंड्स, उसके अंदर सबसे ज़्यादा ये मेथड यूज़ किया जाता है। इन्वायरमेंट को कभी भी बच्चों को क्या नहीं करना है, ऐसे मतलब उनको डायरेक्ट लेक्चर के माध्यम से नहीं पढ़ाना है, बल्कि उनको भ्रमण के माध्यम से उनको वास्तविक जो अनुभव देकर पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? पहला बाल मनोविज्ञान, सेकेंड है बालक कैसे सीखता है, तीसरा है बालकों की अभिरुचियां और प्रवृत्तियां, और चौथा है ये सभी। तो बताइए आंसर क्या होगा? आई थिंक सबने बता दिया होगा, ऑप्शन डी, ये सारे की सारी चीज़ें बच्चे के शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, शिक्षक को राष्ट्रीय भावना के विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? तो बताइए, इन ऑप्शन को पढ़ के आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिससे कि छात्रों के अंदर राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो। ठीक है ना, तो यही इसमें सबसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा का अधिकाधिक प्रयोग, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि क्योंकि कई भाषाओं के जो हैं बच्चे वो आपके विद्यालय के अंदर पढ़ते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप राष्ट्रीय भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग करें, या वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। तो ये तो स्कूल के अंदर इस प्रकार की चीज़ें तो नहीं की जा सकती। और डी हैं कि पूरे राष्ट्र के लिए एक जैसी विषय वस्तु की वकालत करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाती है। जहाँ हम बात करते हैं भारत देश की, तो ये कैसा है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो इस देश में आप एक जैसे पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु की वकालत कभी भी नहीं कर सकते हैं। डाइवर्सिटी इज़ द यूनिटी वाली बात है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निर्माण की किस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? यानी कि करिकुलम जब भी हम बनाते हैं तो उसमें किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, उसके बाद है छात्रों की आवश्यकता, रुचि व योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, या ए और बी दोनों, डी। तो यहाँ पर जो है वो ए और बी दोनों को होगा। एक तो हमें ये सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि हम जिस चीज़ के लिए जो है वो करिकुलम निर्माण कर रहे हैं, वो उसके उद्देश्यों को वो पूर्ण करता है या नहीं करता है। और सेकंड जो है उसमें बच्चों की उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी मानसिक योग्यता के अकॉर्डिंग वो है कि नहीं है। ठीक है, तो ये है, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं आगे। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। तो मेरे ख्याल से ये जो है ये इसका सब सही आंसर बता देंगे ऑप्शन डी। ज़्यादातर जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इनमें जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, क्योंकि जो है इसके अंदर सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए होते हैं ज़्यादातर मामलों में। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, छात्रों को गृह कार्य दिया जाए, वह पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए, पहले पढ़े गए पाठ पर आधारित ज्ञान को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित और उसे दोहराने वाला होना चाहिए, या ये सभी। तो मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बात कर रहे हैं छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए कि वह क्या हो, पढ़ाए गए पाठ पर आधारित हो। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सेकंड जो ऑप्शन है वो है पहले पढ़े गए पाठ पर आधारित ज्ञान को बढ़ाने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर जो गृह कार्य है वो इंस्टेंट जो है हमने आज जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड होना चाहिए। पहले पढ़े हुए ज्ञान से रिलेटेड अगर होगा तो बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर ए सही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, यह कथन, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो पहला है कि यह केवल एक आदर्श वाक्य है। फिर, भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षकों की कुछ नहीं चलती थी है, यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? सबसे जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो ऑप्शन सी है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण की सबसे कमजोर विधि है, तो सबसे कमजोर विधि बताइए। तो सबसे कमज़ोर जब की बात आए तो हमेशा याद रखना पाठ्य पुस्तक जो विधि होती है वो सबसे कमज़ोर होती है, जब आप बच्चे को केवल पाठ्य पुस्तक को रटाते हैं। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो पहला है छात्रों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, तो ये तो अभिप्राय नहीं है। फिर है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, ये हो सकता है। सेकंड है छात्रों का मनोरंजन हो, और उसके बाद है छात्रों के अतिरिक्त बोझ डालना। तो देखिए जो बी ऑप्शन है वो पॉजिटिव था, इसलिए आंसर बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा जो है वो आप सब जानते क्या होती है, जब
15 से 30 साल के जो बच्चे हैं वो जो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया उनको पकड़ के फिर से स्कूल में डाला जाता है, तो उसको प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो उसमें जो है वो किन के हाथ में वो होना चाहिए, तो पहला है सरकार के हाथ में, फिर है शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, फिर है गैर सरकारी समितियां जो एनजीओज होते हैं उनके हाथ में, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैर सरकारी समितियों के हाथ में। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी इसलिए सही हुआ क्योंकि जो है यहाँ पर इस प्रकार के जो काम होते हैं वो एनजीओ जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से करते हैं, ताकि क्योंकि वो समाज के उन वर्गों में जाकर पता लगाते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो स्कूल जिन्होंने छोड़ दी थी, फिर वो स्कूल वापस उनको डाला जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप, यानी कि आरटीई की बात हो रही है, बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है। तो ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो पहला है देखकर, स्वयं करके, सुनकर और पढ़कर। तो सब समझ गए होंगे कि किससे सीखेंगे, स्वयं करके, इक्वल लर्निंग बाय डूइंग। और ये किसने बोला है, एनसीएफ ने बोला है, ठीक है। तो एनसीएफ के अंदर जो भी चीज़ें बोली गई हैं वो हमेशा सही होती हैं ऑप्शन में, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो। तो बताइए क्या होना चाहिए। तो बता, मेरे ख्याल से सभी ने आंसर कर दिया होगा, छात्र केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को कौन सी भूमिका उसकी सराहनीय है। तो पहला शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, उसका व्यक्तित्व, और चौथा है शिक्षक की कक्षा प्रबंधन क्षमता। तो यहाँ पर जो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है शिक्षक की जो कक्षा प्रबंधन या क्लास में मैनेजमेंट करने की उसकी कितनी कैपेसिटी है, तो वही उसकी सबसे बड़ा गुण है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए। तो पहला, जब शिक्षक खाली समय मिले, अगले सप्ताह के अंत में, रविवार को, या लिखित कार्य होने के तुरंत बाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हमें तुरंत के तुरंत जो है वो जांच भी उसके साथ साथ करनी है। इसी को कहते हैं, हम क्या करते हैं, जो आपके अंदर आपके टॉपिक है सिलेबस के अंदर, एक सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि कंटिन्यूस इवेल्युएशन, जिसमें कि आप लगातार जो है वो इवेल्युएशन करते रहते हैं, ठीक है। तो रचनात्मक मूल्यांकन भी इसको एक प्रकार से कहा जाता है, जिसमें कि साथ के साथ जो है मूल्यांकन करके फिर बच्चे को तुरंत जो फीडबैक दिया जाता है, तो इसको रचनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। तो पहला है फ्रोबेल, हर्बर्ट, प्लेटो या कम्युनियन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हर्बर्ट। जो हर्बर्ट है उन्होंने सीखने के 5 चरण बताए थे, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है शिक्षक की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। तो पहला है प्रधानाचार्य, फिर शिक्षक या सरकार और शिक्षाविद। तो किसका है, जाहिर सी बात है वो शिक्षकों का कर्तव्य है, ठीक है। बाकी और कोई उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि शिक्षण में जो समस्याएं आ रही वहाँ पर जो है वो पूरा जो है वो टीचर का ही रोल है। बाकी मैनेजमेंट के लेवल पर कोई दिक्कत है तो वो प्रधानाचार्य का रोल है। अगर और जो है एडमिनिस्ट्रेशन में या बजट से रिलेटेड कुछ चीज़ है तो वो सरकार का वहाँ पर रोल है। और अगर पॉलिसी मेकिंग और सिलेबस डिज़ाइन करिकुलम से संबंधित कोई दिक्कत है तो वहाँ पर शिक्षाविदों का रोल है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है कक्षा जीवन में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो पहला है यथार्थ जीवन के भरपूर उदाहरणों का भरपूर उपयोग करना चाहिए, छात्रों को चर्चा पर भरपूर अवसर देना, शिक्षण सामग्री का खूब उपयोग, या ये सभी। तो क्या होगा राइट आंसर, तो ये सभी होगा। ये सारे काम जो हैं वो छात्रों की रुचि या इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है। अब बताइए इनमें से क्या है। तो बताइए सबसे मूल्यवान जो एक अध्यापक के लिए है वो है छात्रों का विश्वास, ठीक है ना। तो जो है अगर छात्र जो है उस किसी टीचर के अंदर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं उस पर, और उसका उस कारण से जो है बच्चे उसको क्या मानते हैं, फिर एक तरह से अपना आदर्श मानते हैं, और टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ होती है। आगे चलते हैं। निम्न में कौन छात्रों को लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है।
तो पहला है पुस्तकें, दूसरा है प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव या खेल का मैदान। तो मेरे ख्याल से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार सबने इसका आंसर दे दिया होगा, और वो है ऑप्शन डी। जो खेल का मैदान है वहाँ पर, क्योंकि जो बच्चा है वो ग्रुप में खेलता है, कोऑपरेशन से खेलता है, तो वो जाहिर सी बात है वहाँ पर लोकतांत्रिक जो वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, उनकी स्थापना करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। तो कौन करते हैं? उनके प्रधानाचार्य करते हैं, शिष्य करते हैं, समाज के संभ्रांत लोग या विशेषज्ञ। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छा जो मूल्यांकन है शिक्षक की योग्यता का, वो उनके शिष्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं वही बता देते हैं कि कोई टीचर किस प्रकार का है। जो अच्छा होता है, जो जिसकी टीचिंग इफेक्टिव होती है, वो मोस्ट ऑफ बच्चे जो हैं वो उसको पसंद करते हैं, उसकी क्लास में इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है शिक्षक का मूल कार्य है। तो पहला है छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी गलतियां बताना, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना या छात्रों के स्व अध्ययन में सहायता करना। तो सबसे मूल काम क्या है कि छात्रों के लिए उसने एक अनुकूल वातावरण या माहौल को तैयार करना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। पहला है लक्ष्य को ऊंचा रखना, दूसरा है पराजय को खुशी खुशी स्वीकार करना, तीसरा है काम पूरा करके ही दम लेना, और चौथा है ये सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये सारे ही जो हैं वो प्रतियोगिता यानी कि जो कंपटीशन होता है उससे इस प्रकार के गुणों का विकास होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा के प्रसार एवं प्रसार से। ये प्रचार एवं प्रसार से पहला है लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है या ये सभी। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। ओके, ये सारे ही काम जो हैं शिक्षा के प्रचार प्रसार में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, या उससे जो है इन चीज़ों में मदद मिलती है। क्योंकि जब शिक्षा का जो है वो किसी देश के अंदर फैला होता है, तो वहाँ पर जो है लोग अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सशक्त होते हैं, तो इससे क्या होता है, जो है डेमोक्रेसी मजबूत हो जाती है, जाहिर सी बात है। और वहाँ पर जो है तरह तरह की जो अंधविश्वास हैं उसमें कमी आने लग जाती है। जैसे आप इंडिया की बात कर लें तो देख लीजिए, आपकी 70 सालों के अंदर कितना जो है वो परिवर्तन देश के अंदर आया है ड्यू टू एजुकेशन। और पहले जो है भारत के लोग कितने अंधविश्वासी हुआ करते थे। भारत को सपेरों का देश इसीलिए कहा जाता था। ठीक है, तो अब भारत जो है पूरी दुनिया के अंदर किस प्रकार से, देखिए आप, वैक्सीन बनाने में सबसे 4-5 जो देश हैं उनमें जो है वो भारत का भी नाम है। तो कहीं ना कहीं ये किसका परिणाम है? शिक्षा का प्रसार प्रसार का परिणाम है। और आर्थिक विकास तो बढ़ेगी बढ़ेगी, यानी कि देश की जीडीपी बढ़ना ही बढ़ना है, जबकि क्या होगा, एजुकेशन का प्रसार होगा और बाकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर सर्वांगीण विकास की बात की गई, और जहाँ पर सर्वांगीण विकास आ गया तो वहाँ पर वो ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं। तो पहला, जो छात्रों शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने, दूसरा जो सुशील और शर्मिला हो, तीसरा जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि और रखता हो, और जो नियमित पाठशाला आता हो। तो सबसे श्रेष्ठ कौन होगा? ऑप्शन सी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन करने में इंटरेस्ट रखना, है ना, तो वो सबसे श्रेष्ठ जो है छात्र होगा। ये ज़रूरी नहीं कि वो कितने अंक लाता है या कितना जो है वो आपके कितना तेज है पढ़ने में। सबसे ज़रूरी है कि क्या है, उसके अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं है। ठीक है ना, तो उसको आप श्रेष्ठ मानेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। तो इसमें से कौन है जो भाषा सीखने के लिए सबसे प्रभावी? पाठ्य पुस्तक पढ़कर, सहायता पुस्तक, या अखबार पढ़ना, या वार्तालाप करना। तो अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है? वार्तालाप। क्योंकि जब तक कन्वर्सेशन होगा तब उससे बच्चा जो है उसकी अभिव्यक्ति होगी विचारों की, और वो भाषा को बहुत आसानी से सीख पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो संवाद का होता है और वार्तालाप का होता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। तो इनमें से बताइए। मेरे ख्याल से सारे ही जो ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही है। इनमें से सारे ही जो गुण हैं वो प्रधानाचार्य के अंतर होने चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों की जो प्रतिक्रिया है वो नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी होती है। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है।
तो कौन सा हमें बताना है कि छात्रों की नकारात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो पहला है छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते हैं, छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते हैं, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते हैं, छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर क्लास के अंदर बच्चा कक्षा शिक्षण में रुचि या इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो वो एक क्या है, नकारात्मक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आएगा। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि आपके अनुसार जो है वह शिक्षा की योजना पद्धति होनी चाहिए। तो यहाँ पर सीधे सीधे जो है वो ऑप्शन के अंदर ही दे दिया गया है बालक केंद्रित। तो जहाँ पर बालक केंद्रित हो गया तो वो ऑप्शन सही होना ही होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण होता है। तो पहला है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, सेकंड है अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, तीसरा है अध्यापन के प्रति उच्च विचार और चौथा है अध्यापन की धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ पर सबसे राइट आंसर जो है मुझे लगता है ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पूर्ण समर्पण की बात की गई है और जहाँ पर पूर्ण समर्पण की बात यानी कंप्लीट डेडिकेशन की बात होगी तो वो चीज़ सबसे श्रेष्ठ मानी जाएगी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक क्या कर दे, इनमें से बताइए। तो पहले से ही जो है मुझे लगता है ये ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है यहाँ पर ये बात कर रहा है कि शिक्षा वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले जा सकता जानता हो, यानी कि पूर्व जो ज्ञान होता है उससे कनेक्ट करके नए ज्ञान को जोड़ना, एकदम से उसे नई चीज़ भारी भरकम कोई बताना, ये प्रभावशाली अध्यापन का गुण नहीं होगा। ठीक है, सेकंड में देखिए वो कह रहा है विषय पढ़ाने का अनुभव लंबा अनुभव हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपना आपको एक्सप्रेस करके अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं तो आपका अनुभव चाहे कितना भी लंबा हो मैटर नहीं करता है। या विषय आप बहुत अच्छा जानते हैं लेकिन बच्चों को नहीं बता पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना भी जानते हैं। ठीक है, तो प्रभावशाली अध्ययन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप किस प्रकार से बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, आपका क्या संप्रेषण स्तर है और अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी किस प्रकार से आप डेवलप करते हैं। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों वो है अध्यापक मुख्यतः किसके प्रति जवाबदेह होते हैं। तो समाज व छात्रों के प्रति या प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या सरकार के प्रति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा समाज व छात्रों के प्रति अध्यापक रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो समाज के प्रति है और छात्रों के प्रति अभिभावक की। बाकी जो है सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है अध्यापकों की और ना ही किसी और के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस आपके टीचिंग पेडागोजी के। तो आई होप आपको इनसे काफ़ी कुछ जो है समझ में आया हो कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।